हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम 12th क्लास के यूनिट संख्या 8 डी व एफ कोर्स के तत्वों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने डी व एफ कोर्स के तत्वों का संपूर्ण अध्ययन हम कर लिया है। अब हम फिलहाल इस वीडियो में डी व एफ कोर्स से संबंधित जो प्रश्न हैं अपने एनसीईआरटी बुक में, राजस्थान बोर्ड की बुक में तथा और कंपटीशन एग्जामों में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का अब हम अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो देखना क्या है, सबसे पहले मैं पहला प्रश्न लिखता हूँ। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, एक है CO है, CR है, MN है और वेनेडियम है। तो देखना क्या है, हमसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि इन चारों में से सबसे उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाएगा। तो देखना क्या है, हम अपना आंसर कैसे करेंगे। जब हम 3D उपकोष की श्रेणियां पढ़ रहे थे, 3D उपकोष, ये सभी तत्व डी उपकोष की जो 3D श्रेणी पढ़ रहे थे, ये सभी तत्व 3D श्रेणी से आ रहे हैं। तब हमने देखा था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के गुण में वृद्धि होती है। तो Mn के पास में डी उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन थे तथा 4s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन थे। इन्हें त्याग करके ये Mn +7 ऑक्सीकरण अवस्था तक प्रदर्शित करता था। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, Mn। ठीक, अगला प्रश्न है, Fe+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ। Fe+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें बतानी है। तो देखो हम कैसे करेंगे। Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है Ar 4s2 3d6। ठीक है, Fe+2 +2 ऑक्सीकरण अवस्था में हमें इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन हम करते हैं बाह्यतम कोश से, यानी 4s में 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, डी उपकोष में 6। डी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन यदि हम डी उपकोष के इन 5 कक्षकों में व्यवस्थित करें तो 1 2 3 4 5 और ये इलेक्ट्रॉन आ गया 6। ठीक, अब हमें देखना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n की संख्या। तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, तो 1 2 3 4 और ये चारों क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला प्रश्न है। ये प्रश्न इस प्रकार से है, Fe की शून्य ऑक्सीकरण अवस्था है। Fe की शून्य ऑक्सीकरण अवस्था है। Fe की शून्य ऑक्सीकरण अवस्था है। Fe के कुछ यौगिक दे रखे हैं, एक है FeSO4, एक है FeCO5, तीसरा इसने दे रखा है FeCl3, तीसरा इसने देख रहा है FeCl3 और चौथा है K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4FeCN6। ठीक है, तो देखो क्या है, यदि हम इनकी ऑक्सीकरण अवस्था देखें तो देखो SO4 सल्फेट आयन, इस पे रहता है -2 आवेश। तो यहाँ Fe की ऑक्सीकरण अवस्था आ गई +2। ठीक, या हम कहते हैं यहाँ Fe पर आवेश है प्लस कर दो। ठीक, अब हम देखें FeCl3, तो एक Cl पर -1 आवेश, Cl क्लोराइड आयन ऋणावेशित होता है। तो एक Cl पे -1, 3 पे हो जाएंगे -3। यहाँ Fe की ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी +3। इधर देखें K4FeCN6, ऐसे यौगिक जो बड़े ब्रैकेट में दिख जाएं ऐसे, उन्हें हम कहते हैं उपसंयोजक यौगिक। और उपसंयोजक यौगिकों में जो धातु परमाणु है जीरा, इनसे जुड़े हुए 2 समूह रहते हैं या परमाणु रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं, लिगेंड। यहाँ CO है ना, CO एक लिगेंड है जिसका नाम होता है कार्बोनिल। कौन सी लिगेंड है, कार्बोनिल। और इस CO पर आवेश रहता है 0। आवेश कितना रहता है, 0। इसका मतलब ये क्या है, उदासीन है। ये उदासीन, इस पूरे पे आवेश 0, यहाँ कोई आवेश है नहीं, तो Fe पर आवेश कितना हो गया, 0। तो हम कहेंगे यहाँ Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ गई, 0 आ गई। बात करें इसकी, तो यहाँ Fe की ऑक्सीकरण अवस्था आती है +2। ठीक है, क्योंकि ये 4+ है, ये माइनस से है, तो कुल 4+ और माइनस से कितने रह गए, -2। तो Fe पे बच गया +2। तो अपना आंसर यहाँ आ जाएगा ये। ठीक है, ये प्रश्न हो गए। उसके बाद में हम और नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। ये सभी प्रश्न अपने किताब के बुक के प्रश्न हैं और ये प्रश्न ऐसे किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं।
ठीक है। उसके बाद में देखना अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिक है? चुंबकीय आघूर्ण अधिक है, चुंबकीय आघूर्ण अधिक है। प्रश्न दे रखा है वेनेडियम 3+, Cr3+, Fe3+ और CO3+। ये 4 दे रखे हैं हमें, ठीक है। तो देखो हम अपना आंसर कैसे करेंगे। चुंबकीय आघूर्ण निकालने का ये तरीका होता था म्यू बराबर n+2, इसका रूट मात्रक आगे रहता था बोर मैग्नेट्रॉन। तो हम ये कहते हैं कि n का मान, जिसे हम कह रहे हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्या कह रहे हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, n का मान जिसमें अधिक होगा उसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, अधिक होगा। तो हम सीधा सा इनका n का मान, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा उसका चुंबकीय आघूर्ण उतना ही अधिक। तो देखो क्या है, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये 4s2 3d3 +3 ऑक्सीकरण अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 2 तो s से गए, d से 1 गया, तो क्या बच गया ये 3d2। इसका मतलब n बराबर यहाँ क्या आ गया 2। Cr में हम देखें तो Cr का इलेक्ट्रॉन विन्यास से होता है Ar 4s1 3d5। 3 इलेक्ट्रॉन कम करो तो 1 इलेक्ट्रॉन s में है, 1 जाएगा, बचे कुछ 2 इलेक्ट्रॉन d उपकोष से जाएंगे, तो d में कितने बच गए 3 इलेक्ट्रॉन, d में 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो n बराबर क्या आ गया यहाँ 3 आ गया। अब हम देखते हैं Fe के लिए। Fe की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है Ar 4s2 3d6, 4s2 3d6, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, 2 s से गए, 1 कहाँ से गया d से। जब d से 1 गया तो d में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 5, d उपकोष में 5 कक्षक और 5 ही इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ n का मान कितना आ गया 5। इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने आ गए 5। अब हम देखते हैं CO, कोबाल्ट 3+ आयन है, इसमें CO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो ये 4s में कितने बच गए 0, और d उपकोष में 7 हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और कम करो तो ये कितने बच गए d6। d6 को आप बनाओगे तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 4। तो सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें है, सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें है Fe3+ में, तो अपना आंसर क्या आ गया Fe3+ ही आ गया, ठीक है। उसके बाद में हम देखो अब अगले प्रश्न करें। एक प्रश्न है लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था, लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि जो अपने लैंथेनाइड श्रेणी है, कौन सी, जो लैंथेनाइड श्रेणी है उस पूरी श्रेणी में जो लैंथेनाइड है वो सामान्यतः कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। जब हमने लैंथेनाइडों की ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ी थी उस समय हमने देखा था कि लैंथेनाइड सामान्यतः +3 दर्शा रहे थे, उसके अलावा +4 और +2 भी दर्शा रहे थे। हमें यहाँ अधिकतम और न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था न बताकर हमें बताना है इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। तो इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ जाएगी +3 आ जाएगी, ठीक। अब एक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ है एग्जाम में, क्या था कि लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड संकुचन किसमें वृद्धि के कारण होता है, किसमें वृद्धि के कारण होता है। लैंथेनाइड संकुचन किसमें वृद्धि के कारण होता है। एक दे रखा है प्रभावी नाभिकीय आवेश, एक दे रखा है परमाणु क्रमांक, एक दे रखा है 4f का आकार, 4f कक्षकों का आकार, और एक दे रखा है कोई नहीं, ठीक है। हमें पहले ये देखें कि भाई लैंथेनाइड संकुचन होता क्या था। तो ये था लैंथेनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, एक तत्वों से दूसरे तत्वों तक जाने पर उनके आकार में कमी आ रही थी। कमी दो कारणों से आ रही थी, एक तो 4f उपकोष का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव और दूसरा था प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि। तो देखो क्या है, अपना आंसर क्या आ गया, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कौन +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं Ce, ल्यूटेशियम, यूरोपियम और प्रोमिथियम। देखो क्या है, ये सभी तत्व लैंथेनाइड हैं,
लैंथेनाइड +3 के अलावा +4 और +2 ऑक्सीजन अवस्था भी दर्शा रहे हैं। +4 ऑक्सीजन अवस्था भी कुछ दर्शाते हैं, +2 ऑक्सीजन अवस्था भी कुछ दर्शाते हैं। इन चारों में से जो +4 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाएगा वो दर्शाता है सीरियम, क्योंकि ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है और अधिक स्थायी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में है प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है। एक है Cr2+, एक है CO2+, एक है Zn2+, और एक है टाइटेनियम 2+। ठीक है, हमें ये देखना है कि इन चारों में से प्रतिचुंबकीय कौन है। प्रतिचुंबकीय का मतलब जहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n बराबर के आ जाएं उसके लिए 0, n बराबर के आ जाएं 0। इन चारों में से हमने ये पहचान लिया कि किसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 0 है। हम बता देंगे उसके लिए वो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो देखो क्या है, Cr2+, Cr का इलेक्ट्रॉन विन्यास 4s1, ये 4s1 3d5, CO क्या रहेगा 4s2 3d7, ये क्या रहता है, जिंक क्या रहता है 4s2 3d10, और टाइटेनियम 4s2 3d2। इन चारों में से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने किसके पास नहीं है। तो देखो 2 ऑक्सीजन अवस्था में इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, +2 ऑक्सीजन अवस्था में इसके पास में 2 यहाँ से गए, और डी में 7 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ये अनुचुंबकीय, ये अनुचुंबकीय। उसके अलावा Zn में 2+ ऑक्सीजन अवस्था में 4s से 2 इलेक्ट्रॉन गए, डी में कितने बच गए, D10। D10 का मतलब पूर्ण पूरित, पूर्ण पूरित का मतलब सभी इलेक्ट्रॉन क्या हैं, युग्मित हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, तो अपना आंसर क्या आएगा, जिंक। उसके अलावा टाइटेनियम को देखें तो +2 ऑक्सीजन अवस्था में भी डी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। तो ये क्या रहेगा, अपना अनुचुंबकीय रहेगा। ठीक है, ये दोनों प्रश्न +4 ऑक्सीजन अवस्था कौन दर्शाता है और कौन प्रतिचुंबकीय है, ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, उसके अलावा देखो क्या है, हम अगला प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न है, प्रथम आयनन विभव सर्वाधिक किसका है। तो देखो आयनन विभव के लिए हम ये कहें कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हमें कहाँ पड़ेगी, उसका आयनन विभव उसी का क्या होगा, अधिक होगा। एक है Mn, एक है टाइटेनियम, एक है Fe आयरन, और एक है निकिल। तो देखो क्या है, इन सभी का इलेक्ट्रॉन विन्यास देख लो। इसका क्या है 4s2 3d5, इसका क्या है देखो क्या है, इसका तो क्या रहता है d5 लास्ट में, इसका रहता है d2, इसका d6, इसका रहता है d8। ठीक है, तो ये अर्धपूरित लग रहा है d5, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो प्रथम आयनन विभव, यह हम कहते हैं आयनन विभव सबसे ज़्यादा यहाँ किसका है, इन चारों में से होगा Mn का। ठीक, उसके बाद में है एक प्रश्न, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, किन में सभी के सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, Cr2+, Cu2+, Cu+ और Ni2+। ठीक है, तो देखो इन चारों में क्या है, Cr 4s1 3d5 क्या है, 4s1 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो 4 अयुग्मित हैं, युग्मित सभी नहीं है। Cu2+, Cu होता है कॉपर, 4s1 3d10, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, तो ये क्या बच गया, d9। क्या बच जाता है, d9 का मतलब d10 होता तो सभी युग्मित थे। अब देखो Cu+, 1 इलेक्ट्रॉन कम करना पड़ेगा इसमें से, तो 4s से जाएगा, d में क्या बच गए, d10, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, Cu+। ठीक, उसके बाद में देखना और प्रश्न है, गैडोलियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये हम जब लैंथेनाइड पढ़ रहे थे वहाँ देखा था, गैडोलियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ रही थी, 8 आ रही थी। उसके बाद में है अगला, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 में पूछा गया है प्रश्न, Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, 2018 में इसी के साथ था एक पैरा यूरेनियम तत्वों का नाम लिखो, पैरा यूरेनियम तत्वों का नाम। Cr का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है तो देखो Cr का इलेक्ट्रॉन विन्यास या तो आप पूरा लिखो या इतना लिख दो, आर्गन इसका मतलब 18 तक हो गया। उसके बाद में 4s और क्या होना चाहिए 3d। आर्गन का परमाणु क्रमांक क्या है 24, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और भरने पड़े, तो सामान्यतः 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे जाएंगे। ठीक, लेकिन हमें पता है Cr अपवाद स्वरूप 4s उपकोष से 1 इलेक्ट्रॉन कम करके वो कहाँ चला जाता है, d उपकोष में चला जाता है। तो Cr का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आ गया, Ar
4s1 3d5, ठीक है। उसके अलावा ये हमसे पूछ रहा है एक पैरा यूरेनियम तत्वों का नाम लिखो। देखो क्या है, ये हम ये कह दें कि जब हम एक्टिनाइड श्रेणी पढ़ते हैं, कौन सी श्रेणी पढ़ते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी पढ़ते हैं, या हम कहते हैं हम 5f श्रेणी पढ़ते हैं फॉर f फोर्स की, तो वहाँ हम कहते हैं कि जो परमाणु क्रमांक 92 है, परमाणु क्रमांक 92 है, जैसे हम कहते थे यूरेनियम, यूरेनियम के बाद के जो भी तत्व आ रहे थे वो सभी कृत्रिम तत्व थे, उन्हें नाभिकीय अभिक्रियाओं से बनाया जाता था। इसलिए यूरेनियम के बाद जो भी तत्व आएंगे, परमाणु क्रमांक 92 के बाद जो भी आएंगे, चाहे वो नेप्ट्यूनियम हो, प्लूटोनियम हो, अमेरिशियम हो, फर्मियम, मेंडेलिवियम, लोरेंशियम, ऐसे जो भी हो, वो सभी के सभी क्या है, पैरा यूरेनियम तत्व है। हमें एक पैरा यूरेनियम तत्व का नाम लिखना है, चाहे आप यूरेनियम के बाद नेप्ट्यूनियम लिख दो, प्लूटोनियम लिख दो, अमेरिशियम लिख दो, क्यूरियम लिख दो, बर्केनियम लिख दो, फर्मियम लिख दो, कोई सा लिख दो। तो देखो क्या है, जब हम 5f श्रेणी कर रहे थे तो हमने एक तत्व को बताया था कि ये तो आपको याद रखना है। जैसे मान लो परमाणु क्रमांक 103 Lr लोरेंशियम, आपको और कोई सा तत्व याद रहता है, लोरेंशियम, तो ठीक है, नहीं याद रहता तो हमें पता है कि जो 5f श्रेणी एक्टिनाइड श्रेणी थोरियम से लेकर कहाँ तक जाएगी, लोरेंशियम तक जाएगी। इसका मतलब लोरेंशियम तो यूरेनियम के बाद ही आएगा, तो हम अपना आंसर क्या आ गया ये। उसके अलावा आपको जो भी तत्व याद रहता है, जैसे परमाणु क्रमांक 99 पे आता है ES आइंस्टीनियम, तो अच्छी बात है। जैसे 101 पर आता है मेंडेलिवियम, तो वो याद रहता है, वो भी अच्छी बात है। उसके अलावा 97 पर आता है बर्केलियम BK, वो याद रहता है, तो भी अच्छी बात है। उसके अलावा परमाणु क्रमांक 96 पर आता है CM क्यूरियम, ये याद रहता है, तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये पैरा यूरेनियम तत्वों का ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 में पूछा गया। अच्छा देखो 2013 में क्या पूछा गया कि टाइटेनियम 4+ आयन, टाइटेनियम 4+ आयन रंगहीन है, 4+ आयन रंगहीन है, क्यों? प्रश्न ये है कि टाइटेनियम +4 आयन है ना, वो रंग प्रदर्शित नहीं कर रहा है, क्यों? तो देखो क्या है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, तो देखो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 4s2 3d2। टाइटेनियम 4+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा 4s0 3d0। तो देखो क्या है, s उपकोष में भी 0, d उपकोष में भी 0, 4 इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे ना, 4 आवेश है तो 4 इलेक्ट्रॉन कम करते हैं s उपकोष और d उपकोष में सभी में इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, 0, सभी में इलेक्ट्रॉन 0 आ गए। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसे हम n कह रहे थे उसका मान क्या आ जाएगा, 0। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो रंग प्रदर्शित नहीं करेगा। देखो रंग प्रदर्शित करने का कारण होता था कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया, और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता था, उत्सर्जित ऊर्जा हमें रंग के रूप में दिखाई देती थी। रंग वो प्रदर्शित करता था जो उसका अवशोषित रंग था ना, उसका पूरक रंग प्रदर्शित करता था। हमने ये ट्रिक भी बताई थी वहाँ, इस प्रकार से ये ट्रिक बताई थी आपको। ठीक है, तो जैसे मान लो रेड रंग अवशोषित कर रहा है तो प्रदर्शित कौन सा करेगा, ग्रीन रंग प्रदर्शित करेगा, लेकिन वो प्रदर्शित तो तब करे जब उसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। इसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये क्या रहता है, रंगहीन रहता है, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या है, एक प्रश्न था, ये माध्यमिक शिक्षा 2013 में पूछा गया, 2017-18 में पूछा गया, चुम्बकीय के आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र। क्या पूछा गया, चुम्बकीय के आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र। तो देखो चुम्बकीय के आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र हमने पहले भी कर रखा है। क्या है चुम्बकीय के आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र, ये होता है चुम्बकीय के आघूर्ण को म्यू से दर्शाते हैं n+2, इसका पूरे का रूप मात्रा क्या रहता है, Bm, बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक। उसके बाद में है दुर्बल मृदा तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दुर्बल मृदा तत्व, देखो ये क्या है, दुर्लभ मृदा तत्व, दुर्लभ मृदा तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कोश का हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखो क्या है, दुर्लभ मृदा तत्व होते क्या हैं, दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं f उपकोष के तत्व, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मृदा से मिलते हैं, और दूसरा ये दुर्लभ मात्रा में मिलते हैं, इसका मतलब बहुत ही कम मात्रा में मृदा में उपस्थित रहते हैं इनके ऑक्साइडों के रूप में, इसलिए f उपकोष के तत्वों को हम कह रहे थे दुर्लभ मृदा तत्व, ठीक। अच्छा f उपकोष आता है ना, f उपकोष जब भी आता है उसके संगत एक तो D आता है, एक आता है S उपकोष और एक आता है F उपकोष, ठीक है। तो देखो क्या है, यदि n का मान हम S उपकोष के जितना लिखते हैं उससे एक कम किस में आएगा, D उपकोष में, और उससे 2 कम किस में आते हैं, F
एफ उपकोष में, तो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया NS N-1 D और N-2 F। तो देखो F में तो क्या आएंगे 0 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। S उपकोष में सभी में क्या आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। D उपकोष में अधिकतम आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ गलती नहीं करोगे कि आप 1 से लेकर 10 कर दो, नहीं। जब हम देखते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, जो उससे पहले जो डी उपकोष के तत्व आते हैं केवल एक आता है। लैंथेनाइडों के लिए लैंथेनम, एक्टिनाइडों के लिए क्या आता है एक्टिनियम। तो मुख्यतः इनमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक अपवाद स्वरूप एक में 2 इलेक्ट्रॉन भी हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं थोरियम के अंदर, तो हम कहेंगे 0 से 2। ये इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। सभी में एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। एन का मान जितना है उससे 1 कम किस में रहता है डी उपकोष में, और डी उपकोष में 0 भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन भी रहता है। लैंथेनाइडों में तो 0 और 1 केवल यही चलता है, ठीक है। लैंथेनाइडों में 3 अपवाद थे जिनमें डी उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन थे, एक तो शुरू का, एक सबसे लास्ट में और एक सबसे बीच में जो गैडोलियम था। जबकि एक्टिनाइड जब हम पढ़ते हैं उसमें हमने ट्रिक बताई थी कि एक्टिनाइडों में थोरियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है अपवाद स्वरूप, उसके अलावा उसके प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम और नेप्टूनियम, इन तीनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन रहता है। उसके अलावा क्यूरियम में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है एक्टिनाइडों में, और उसके अलावा जो लोरेंशियम है परमाणु क्रमांक 103, उसके पास में एक्टिनाइडों में क्या रहता है 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो 0 से लेकर 2, और एफ उपकोष में 0 से लेकर 14। देखो क्या है, एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ना, तो लैंथेनाइडों में 1 से लेकर 14 तक भरे जाते हैं, ठीक है। एक्टिनाइडों में भी 1 से लेकर 14 तक भरे जाते हैं, लेकिन थोरियम में अपवाद स्वरूप एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं है, तो हम कहेंगे 0 से लेकर 14। अभी यदि हमें 5f उपकोष के लिए पूछे तो ये 5f हो गया, ये 6d, ये क्या हो गया 7s। यदि हमें 4f उपकोष के लिए पूछे तो ये 4f, उससे 1 ज़्यादा 5d, उससे 1 और ज़्यादा क्या हो जाता है 6s, ठीक है। तो ये अपने जो दुर्लभ मृदा तत्व है उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या है, एक्टिनाइड श्रेणी के अंतिम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। एक्टिनाइड श्रेणी है ना, उसके अंतिम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। एक्टिनाइड श्रेणी में जो अंतिम तत्व आता है वो आपका क्या आता है लोरेंशियम आता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना रहता है 103। इसमें देखो क्या है 4f भी है और 5d है, और एक नहीं एक्टिनाइड है तो ये 5f श्रेणी है, ये 6d उसके संगत, और उसके संगत क्या रहता है 7s। हमें पता है इसमें क्या रहता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। सबसे लास्ट वाला तत्व है लोरेंशियम, उसके पास में डी उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तथा जो 5f श्रेणी है सबसे लास्ट का है तो f उपकोष पूरा भर जाता है, ये क्या रहता है 5f14। ये इसका क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक। अब है संक्रमण तत्व आसानी से उपसंयोगिक बना लेते हैं क्यों। एक प्रश्न है कि जो ये संक्रमण तत्व है ना, ये आसानी से क्या बना लेते हैं, आसानी से उपसंयोजक यौगिक बना लेते हैं क्यों। देखो क्या है, ये प्रश्न था दुर्लभ मृदा तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास, ये 2017-18 में पूछा गया। एक एक्टिनाइड श्रेणी के अंतिम तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास, ये 2009 में पूछा गया। अब यह संकर्ण तत्व आसानी से उपयोगी बना लेते हैं क्यों, ये पूछा गया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2001 में पूछा गया है, ठीक। तो देखो क्या है, जब हम संकर्ण तत्वों के गुण पढ़ रहे थे जिनमें हमने उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास, चुंबकीय गुण, रंग, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था, ये सब पढ़ी, वहाँ हमने एक ये भी पढ़ा था कि उपसंयोगिक बना लेते हैं। इसलिए बना लेते हैं, एक तो इनके पास में N-1 डी उपकोष तथा NS उपकोष के कक्षक हैं, उनके बीच में ऊर्जा अंतराल क्या रहता है कम रहता है। उसके अलावा संकर्ण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, और उसके अलावा एक कारण रहता है कि इनके पास रिक्त डी कक्षक रहते हैं। क्या कारण रहता है, रिक्त डी कक्षक रहते हैं। इन कारणों की वजह से संकर्ण तत्व आसानी से उपसंयोगिक बना लेते हैं, ठीक। एक प्रश्न 2004 और 2012 में, दोनों प्रश्न एक मिलते जुलते पूछे गए 2004 में, और एक पूछा गया 2012 में। प्रश्न ये था 2004 में पूछा गया, वो तो ये था आणविक कैद से बने यौगिक कहलाते हैं। आणविक कैद से बने यौगिकों को हम क्या कहते हैं, ठीक। और 2012 में पूछा गया, इससे मिलता जुलता ही देखो क्या है प्रश्न, ये है आणविक कैद से बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं। जब संक्रमण तत्व जब पास पास आते हैं निविड़ संकुलन करते हैं, देखो ये दूर दूर हैं, जैसे ये पास पास आएंगे इस प्रकार से
तो इनके बीच में ये रिक्त स्थान रह जाता है। रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं? अंतराकाश। और इन अंतराकाशों में छोटे परमाणु जो हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए, ये आके फंस गए। हाइड्रोजन आ जाएगा तो हाइड्राइड कह देंगे, कार्बन आ गया तो कार्बाइड कह देंगे, बोरोन आ गया बोराइड कह देंगे, नाइट्रोजन आ गया तो हम कह देंगे नाइट्राइड बना लिया इन्होंने। ये आके फंस जाते हैं। तो ऐसे यौगिकों में जिनके अंतराकाश में छोटे परमाणु आकर फंस गए, उन यौगिकों को कहते हैं हम अंतराकाशीय यौगिक। तो आणविक कैसे बने यौगिक क्या कहलाएंगे? अंतराकाशीय यौगिक। अब जो 2012 में पूछा गया, सेम इससे उल्टा पूछा गया कि अंतराकाशीय यौगिकों के छिद्रों में, अंतराकाशीय यौगिकों के बने छिद्रों में कौन से परमाणु आ जाते हैं? तो अपना आंसर क्या आएगा? हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन और क्या आएगा? नाइट्रोजन। ठीक। उसके बाद में एक प्रश्न है कि जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, क्यों? ये प्रश्न है कि जिंक संकरण तत्व नहीं है, क्यों? इसके अलावा हमसे कह दे, ये प्रश्न है आपका, जिंक संक्रमण तत्व न है, क्यों? जिंक के अलावा कैडमियम आ जाए, मरकरी आ जाए या कॉपरनीशियम आ जाए। ठीक। तो हम ये कहते हैं, जब संकरण तत्वों की परिभाषा कहते हैं कि संकरण तत्व डीफोस के तत्वों को कह रहे थे, वो इसलिए कह रहे थे कि इनके पास में रिक्त डी कक्षक उपस्थित थे, या दूसरे शब्दों में हम ये कहते हैं कि पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं था। जिनका पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं हो, उन सभी में इलेक्ट्रॉन CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम पढ़ेंगे, उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में चला जाता है। इसलिए वो जिनके पास रिक्त डी कक्षक थे वो संकरण तत्व कहला रहे थे। इनके पास में रिक्त डी कक्षक नहीं है, जैसे जिंक का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा Ar4s2 3d10। तो ये क्या है? पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास के कारण संकरण तत्व नहीं है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके संक्रमण नहीं कर पाता है। किसके अनुसार? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये हम यूनिट संख्या 9 उपसंयोगिकों में पढ़ेंगे। ठीक। तो ये संकरण तत्व नहीं है, क्यों? ये प्रश्न देखो क्या है, 2013 और 2016 में 2 बार पूछा गया। 2013 में भी पूछा गया और 2016 में भी पूछा गया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है ऐसा। ठीक। उसके बाद में एक प्रश्न था, प्रश्न ये था MnO3 और MnO2 के अम्लता क्रम को बताओ। जब हम संक्रमण तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ रहे थे, वहाँ हमने देखा था कि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर उनके अम्लीय गुण बढ़ रहे थे। तो देखो ये इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, यहाँ इसकी +2 है, यहाँ इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, यहाँ इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 है। तो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा, उसका अम्लीय गुण उतना ही अधिक। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय गुण किसका? MnO2 का, फिर इसका अम्लीयता का क्रम हो गया। ठीक। एक प्रश्न है टाइटेनियम +4 आयन के लिए। टाइटेनियम +4 आयन के लिए चुम्बकीय के आघूर्ण का मान ज्ञात करो। ये जो था ना अम्लता क्रम, ये 2004 में और 2017 में पूछा गया, और टाइटेनियम प्लस आयन के लिए चुम्बकीय के आघूर्ण ये 2003 में पूछा गया। इससे मिलता जुलता ही 2013 में पूछा गया था कि टाइटेनियम आयन रंगहीन है, क्यों? ठीक। रंगहीन है क्यों? देखो रंगहीन इसलिए था क्योंकि उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो टाइटेनियम +4 आयन के चुम्बकीय आघूर्ण, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, तो चुम्बकीय आघूर्ण भी क्या आएगा? इसका 0 आएगा। एक प्रश्न और जो 2012 में पूछा गया कि लैंथेनाइट संकुचन क्या है? 2012 में ये भी हमने पढ़ लिया है। लैंथेनाइट श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्वों तक जाने में उनके आकार में क्या आ रही थी? कमी। ये होता है लैंथेनाइट संकोचन। ठीक। ये हमने प्रश्न कर लिए हैं डी व एफ कोष के तत्वों से संबंधित जो भी थे। इसके अलावा और भी जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको PDF बना के आपको भेज दूंगा, उनके आंसर सहित, उनकी व्याख्या सहित। तो यहाँ जाके अपना डी व एफ कोष तत्व जो यूनिट है वो कंप्लीट होती है, तथा उसके अलावा इनसे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, क्या क्या ट्रेंड में चल रहे हैं, वो प्रश्न हमने कर लिए हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इस क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।